Good morning, sir. मारो पोस्ट दो। मुझे कर दिया टाइम की वैसे लगे थे मैं सिमुलेट में टाइम किया ठीक है बेटा ना था कोई लाइफ की करे चाहे Now see, last time we had started with chapter 5. ठीक है, उसमें आई थिंक हमने कॉइन्स वाला केस किया था, लास्ट केस। ठीक है, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चैप्टर 5 का हम करेंगे और ऑलमोस्ट ट्राई करेंगे कि चैप्टर 5 की सारी थियोरी कंप्लीट कर दे। उसमें सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, कौन से फोर्सेस सिस्टम में लगते हैं और उसके डिफरेंट केसेस हम थोड़ा मेमोराइज करने का ट्राई करेंगे। तो थोड़े स्पेशल केसेस है जो डायरेक्टली अगर आपको दिखे एग्जाम में तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। तो ऐसे 7 या 8 केस है जो आपको देखने पड़ेंगे। आपके टेक्स्ट बुक में वो नहीं है, लेकिन जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो या बोर्ड की एग्जाम में भी जाते हो, in that case it is useful. So today we'll start with masses in contact. Write down. Write down heading masses in contact.
Now suppose you have three different masses m1, m2, m3 which are in contact with each other. Contact यानी एक दूसरे से ज्वाइन करके हमने उसको ड्रॉ किया हुआ है. तो there are three masses m1, m2, m3 और वो एक सरफेस पे रखे हैं, ठीक है, और उनके ऊपर फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं. तो ऐसे टाइप के फिगर जब भी आपको एग्जाम में दिखता है तो फॉरमोस्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. तो अगर मुझे ये सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखना है तो इट विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम. यू नो न्यूटन्स लॉ से क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए. तो A क्या होगा, F अपॉन m, लेकिन यहाँ पे m कौन सा लेने का, टोटल. तो इट विल बी m1 प्लस m2 plus m3. This will be the acceleration of this system. Next question इसके अंदर पूछा जाता है what is force on m1. force on m1 कितना. So force on m1 can be written as F1 equal to. अब आप एक बात समझो कि m1 के ऊपर जो फोर्स हमको फाइंड करना है, तो अगर मुझे m1 को मूव करवाना होगा तो साथ साथ में m2 और m3 को भी मूव करवाना पड़ेगा क्योंकि वो उसके कांटेक्ट में है, बराबर है. तो अगर मुझे एग्जाम में m1 के ऊपर फोर्स पूछा है, इट इज नथिंग बट कि उसके अंदर मुझे m2 और m3 को भी आगे मूव करवाना पड़ेगा, तभी जाके m1 आगे मूव होगा. तो इसलिए फोर्स ऑन m1 अगर मुझे लिखना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज m1 प्लस m2 प्लस m3, तीनों का मास लेने का इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम. समझ में आ रही है ये चीज. तो एक ही फॉर्मूला तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे. तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए के बदले हम डाल देते हैं F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. तो दिस इज क्लियर दैट जो F1 है यहाँ पे, दैट इज द फोर्स ऑन मास m1 दैट इज इक्वल टू द फोर्स F जो हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं. सिमिलरली एग्जाम में अगर आपको पूछते हैं व्हाट इज फोर्स ऑन m2, अगर आपको पूछते हैं व्हाट इज फोर्स ऑन m2, फोर्स ऑन m2 पूछते हैं, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हो F2 इक्वल टू. अब आप भी लोग मुझे बताओ कि अगर m2 के ऊपर मुझे फोर्स फाइंड आउट करना है तो m2 को अगर मुझे मूव करवाना है तो उसके साथ साथ किसको आगे और मूव करवाना पड़ेगा, m3 को मूव करवाना पड़ेगा, तभी जाके m2 आगे जाएगा. तो F2 को हम कैसे लिख सकते हैं, m2 प्लस m3 इंटू ए, m2 प्लस m3 इंटू ए. ठीक है, एक ही फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है, वो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. तो दिस विल बिकम m2 प्लस m3, ए के बदले अपन लिख सकते हैं F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3. कोई डाउट है यहाँ तक. एंड द थर्ड थिंग इज फोर्स ऑन m3. अगर मुझे एग्जाम में ऐसा पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन m3, तो F3 कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे बताओ. अगर मुझे m3 को ही पुश करना है तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ m3 को ही धक्का लगाना पड़ेगा. तो F3 विल बी इक्वल टू m3 इंटू ए. तो एक ही फॉर्मूला ऑलरेडी मौजूद है, सब्स्टिट्यूट करो m3 इंटू एफ अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m. समझ में आ रहा है. तो दिस इज द एंटायर सिस्टम जिसमें हमने एज एन एग्जांपल 3 मास कांटेक्ट में लिए हैं. हमने पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन लिखा, नंबर 1. हमने इंडिविजुअल मासेस के ऊपर जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है दैट इज F1, F2 और F3, उसकी फॉर्मूला निकाली. समझ में आ रहा है. एग्जाम में क्या करते हैं, आपको वैल्यू डाल के पूछते हैं. लेटर से आपको एग्जाम में ये m1 दिया होगा 1 kg, m2 दिया होगा 2 kg और m3 दिया होगा 3 kg, और बोला होगा लेटर से एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन का लग रहा है. ठीक है, और ये सिस्टम के लिए आपको पूछा होगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड कांटेक्ट फोर्स ऑन m1, m2, m3. तो आप फाइंड कर सकते हो.
कोई डाउट है? तो दिस इज जनरलाइज्ड थियरी, दिस इज जनरलाइज्ड थियरी ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कोई डाउट है? तो कोई भी सम अगर कांटेक्ट फोर्स का आया, अभी तो मैंने 3 मास सिस्टम लिया है, बाय चांस एग्जाम में 4 मास सिस्टम दे या 5 मास सिस्टम दे, सारी कांटेक्ट में देंगे, तो आप अगर आपको अगर इतना मालूम है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट है इसके अंदर? यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है आपको? नो सर। चलो प्लीज इतना लिखो, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। हाँ तो ના હમણાં ફ્રિક્શનલેસ ગણ્યું છે, હમણાં ફ્રિક્શન ઇન્ટ્રોડ્યુસ નથી કર્યું, ફ્રિક્શનલેસ છે. तो आज हमको सारे केसेस देखने हैं, पुली के सारे केस देखने हैं, और ये ब्लॉक्स वाले केस देखने हैं। उसके बाद हमको स्लाइडिंग ब्लॉक वाले केस देखने हैं। उतने केसेस अगर देखेंगे तो काफी अच्छा ग्रिप आ जाएगा ये चैप्टर। टेक्स्ट बुक में है वो कुछ भी नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो खाली थियोरी જ આપી છે, जो एक्चुअल છે આ બધું જ છે। एग्जाम में ये सब आएगा, वो थियोरी पार्ट बहुत कम आता है ये चैप्टर में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर है, बोर्ड्स में तो ठीक है। लेकिन हाँ और एक चीज, ये चैप्टर अच्छे से करना उसका रीजन है क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में पहले जो 3 चैप्टर है ना वो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस पे बेस्ड है, तो એમાં આ ચેપ્ટર નો યુઝ ઘણો બધો થશે અગેન ફોર કોમ્પિટિટિવ પર્પસ। હવે 12th માં એવું ના કહેવાય કે કોમ્પિટિટિવ પર્પસ માટે હું પ્રિપેર નથી કરતો, કેમ કે ગુડ સેટ તો આવશે જ છેલ્લે, બરાબર, તો એમાં બી આ વસ્તુ યુઝ થવાની કશે ને કશે, એટલે આ કન્સેપ્ટ બધા આવડવા જોઈએ સારી રીતે। થાય ને બધી ડાયરેક્ટ કરાય જ ને। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लिया आपने? यस सर। Now see,
Next is mass is connected by strings. Mass is connected by strings. Now see, ये वाला जो केस है वो तो आपके एक्सरसाइज में भी दिया है टेक्स्ट बुक में. Mass is connected by strings. First of all, draw this figure. जिसमें दो मास कनेक्टेड है via one string. यहाँ पे दो मास है m2 और m1 and they are connected by string. Now see, अगर मैं ये सिस्टम की बात करूं तो पहले तो अपन क्या करते हैं, ये सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. One part belongs to m1, other part belongs to m2. अब एक एक करके फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक कि कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. पहले m1 की बात करते हैं. सबसे पहले तो m1 के ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज m1g, दैट इज द वेट ऑफ दैट मास. कोई डाउट है? मोर एवर उसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, दैट इज n1. ये नॉर्मल फोर्स कौन लगाता है? रिएक्शन फोर्स. हाँ, और एक चीज है, काफी लोग नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स सेम बोलते हैं, वो गलत है. कभी भी दोनों मिक्स नहीं करने का, बोथ आर डिफरेंट. वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा. बराबर है? पहला घना लोगों ने एज कंफ्यूजन के नॉर्मल ने रिएक्शन. सी, हाँ, अभी आप बोल सकते हो ये केस में फ्रिक्शन नहीं है इसलिए नॉर्मल और रिएक्शन सेम है. पर जब फ्रिक्शन आता है तब नॉर्मल रिएक्शन सेम नहीं होता. ध्यान रखना. समझ में आ रहा है? हमारा फ्रिक्शन નથી એટલે એવું કહેવાય નોર્મલ અને રિએક્શન બંને એક જ વસ્તુ છે. બરાબર? આગળ જઈને શીખવાડી છે, પણ તમે ખાલી पॉइंट वाइज બધું ધ્યાનથી જોજો ખાલી. अब सबसे पहले तो ये n1 है नॉर्मल. ये नॉर्मल कौन देता है? फ्लोर देता है. जो फ्लोर पे ये m1 रखा है ना, नॉर्मल का मतलब क्या? 90 डिग्री. तो दिस इज योर फ्लोर. इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है आपने, तो ये फ्लोर क्या करेगा? फ्लोर इज हॉरिजॉन्टल. तो फ्लोर क्या करता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री पे फोर्स देता है, उसको नॉर्मल बोलते हैं. तो दैट नॉर्मल फोर्स इज गिवन बाय द फ्लोर ऑन विच द ऑब्जेक्ट इज केप्ट. समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल की पहले ये चीज क्लियर करो. वेट तो सबको मालूम है नीचे ही लगता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन नॉर्मल कौन लगाता है? फ्लोर लगाता है. समझ पड़े छे? सपोज वॉल होता तो वो नॉर्मल कैसे लगाता? अगर वॉल वर्टिकल होता तो वो नॉर्मल कैसे लगाता? 90 डिग्री. वर्टिकल होता तो आप हॉरिजॉन्टल नॉर्मल क्यों लेते हो? तो उससे 90 डिग्री पे वो फोर्स लग रहा है, इसीलिए. क्लियर है इतनी चीज? अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फोर्स F लग रहा है और पूरी सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है लेटर से वो राइट में है, या पूरी सिस्टम का मोशन वो राइट में है. तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लगेगा, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन लगेगा बिकॉज ऑफ मास m1, टेंशन का हमेशा एक ही चीज रखने का, टेंशन को है ना मास से दूर निकालने का. टेंशन को हमेशा मास से दूर निकालने का, बाहर निकालने का, ऐसा भी बोल सकते. तो ये m1 का जो टेंशन होगा वो यहाँ पे ऐसा बाहर निकलेगा, दैट इज कैपिटल T. ठीक है? एक स्टेटमेंट याद रखने का, टेंशन को बॉडी से दूर भगाओ. बराबर है? तो ये जो मास है उससे बाहर टेंशन निकलेगा हमेशा. समझ में आ रहा है? अब सूडो फोर्स कहां पे लगेगा? क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम मोशन में है तो सूडो फोर्स लगने वाला है. बॉडी कहां जा रही है? राइट में. तो सूडो फोर्स कहां लगेगा? लेफ्ट में. तो दिस इज m1 इंटू ए. कोई डाउट है यहां तक? और अभी हमने सरफेस को फ्रिक्शन लेस गिना हुआ. अब चलो मेरे को यहाँ पे फोर्सेस बताओ, m2 के ऊपर फोर्सेस आप लोग बताओ.
सबसे पहले तो नीचे कौन सा फोर्स लगेगा, M2G। ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल। कोई डाउट है यहाँ तक? अब पूरी सिस्टम राइट में जा रही है तो सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा, तो दिस इज M2A। ठीक है, अब टेंशन लगाने का है M2 का। तो देखो टेंशन किस में लगता है, स्ट्रिंग में लगता है। पहली चीज टेंशन कहाँ लगता है, स्ट्रिंग में लगता है। अब टेंशन हमेशा कैसे ड्रॉ करने का, बॉडी से बाहर निकालने का। तो देखो ये M2 यहाँ पे है, स्ट्रिंग यहाँ पे है, तो एरो कहाँ बनाऊं मैं, ऑब्वियसली राइट में बनाना पड़ेगा। तभी जाके हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टेंशन है ये M2 से बाहर निकल रहा है और स्ट्रिंग के डायरेक्शन में निकल रहा है। तो टेंशन का एक लॉजिक है बॉडी से बाहर निकालने का, लेकिन स्ट्रिंग में बनाने का, है ना। सपोज कोई बॉडी ऐसे दिया होता आपको, हैंग्ड पोजीशन में अगर मास M दिया होता, तो ये M का अगर मुझे टेंशन ड्रॉ करना होता तो कैसे करते, ऊपर करते कि नीचे करते, ऊपर। ऊपर ही करोगे ना, स्ट्रिंग ऊपर है तो ये मास से उसको बाहर निकालने का स्ट्रिंग के तरफ। तो देखो हमने सारे फोर्सेस तो ड्रॉ कर दिए इसके ऊपर। अब ये सिस्टम में जनरली क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको ऐसा पूछा जाता है, फाइंड द टेंशन इन द सिस्टम एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। दो क्वेश्चन पूछते हैं जब भी मास इज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग का क्वेश्चन आता है। आपके टेक्स्ट बुक में भी एक क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज में घर पे जाके देखना, ठीक है। तो विल फाइंड आउट द जनरल फॉर्मूला जो डायरेक्टली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम लोग M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो देखो ऊपर और नीचे वाला फोर्स तो उसमें T और A आता ही नहीं है, तो उससे तो हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। Y डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उसमें A और T तो आता ही नहीं है ना। A और T किस में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में। तो कौन सा कंडीशन लगाएंगे, समेशन Fx इक्वल टू 0। कोई डाउट है, कैसे लिखेंगे इसको? देखो दूसरा भी एक तरीका है, अगर इसमें Fx 0 है यानी x डायरेक्शन है, तो सारे लेफ्ट वाले फोर्सेस एक साइड लिख देने के, सारे राइट वाले फोर्सेस एक साइड लिख देने के। ऐसा भी एक मेथड है जिससे थोड़ा इजी और हो जाएगा, एंड आई फॉलो दैट ओनली। तो देखो M2 के लेफ्ट में कौन सा है, M2 है, और राइट में कौन सा है, तो इसको इक्वेशन 1 आप लिख सकते हो। सिमिलरली अगर मैं M1 की बात करूं तो उसमें भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में T और A है, तो समेशन Fx इक्वल टू 0 यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बताओ लेफ्ट में कौन से फोर्सेस है, T प्लस M1 है। लेफ्ट में गया फोर्सेस है T और M1 है। राइट में कौन सा फोर्स है आपका, X। कोई डाउट है? दिस इज इक्वेशन 2। कीप 1 इन 2, ये जो T है उसके बदले M2A यहाँ पे रख दो, T को सब्स्टिट्यूट करो, तो T के बदले जैसे ही मैं M2A रखूंगा दैट इज इक्वल टू F, एक कॉमन निकलेगा, M1 प्लस M2 जो होगा वो F के नीचे आ जाएगा। मिल गया एक्सेलरेशन की फॉर्मूला। और ये तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे बाय न्यूटन्स लॉ। समझ में आ रहा है, न्यूटन्स लॉ तो लिखा है ना, A इक्वल टू F अपॉन टोटल मास। प्रीवियस वाले में देखा ना हमने ऐसा, समझ में आ रहा है। अब सपोज हमको टेंशन की फॉर्मूला लिखनी है, तो इक्वेशन 1 में टेंशन क्या है, देखो आप, फ्रॉम 1 T की फॉर्मूला क्या है, टोटल मास। लेकिन ये टेंशन को कैसे याद रखने का वो समझ लो। आगे नीचे तो टोटल मास है ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। न्यूमेरेटर में जो फोर्स लग रहा है वो मल्टीप्लाई बाय वो मास लेने का जिसपे फोर्स नहीं लग रहा। ये F किस पे लग रहा है, तो यहाँ पे न्यूमेरेटर में कौन सा मास आना चाहिए,
समझ में आ रहा है? ऐसे ये टेंशन की फॉर्मूला बनती है, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है एग्जाम। तो एग्जाम में आपको कैसे देंगे वो भी बता देता हूँ। सपोज एग्जाम में आपको दिए हैं 2 मासेस, लेटर से आपको दिए हैं M1 की वैल्यू दी है 5 kg, M2 की वैल्यू दी है 10 kg, और ये फोर्स दिया है आपको 10 न्यूटन का। और आपको एग्जाम में यही 2 क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो कैसे अप्लाई करोगे, एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करोगे? पहले तो डायरेक्टली 10 अपॉन 10 प्लस 5, तो 10 अपॉन 15 हो जाएगा। जो भी आंसर आता है दैट इज योर एक्सेलरेशन। कोई डाउट? और एक बार एक्सेलरेशन मिल गया फिर तो आप अगर ये भी याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो वाला मास जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो इसमें किस पे फोर्स नहीं लग रहा है? M2 पे नहीं लग रहा है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू आई दैट विल गिव यू डायरेक्टली टेंशन। समझ में आ रहा है? આ બધી ટ્રિક્સ હમણાંથી યાદ રાખીને નહીં ચાલવાની. આ એટલા માટે લખાવું છું કે લાસ્ટમાં જ્યારે 2 મહિના બાકી હશે ને, 12th પૂરું થઈ જશે, 12th માં 11th ટચ કરવાનો ટાઈમ જ નહીં મળે તમને. પણ જ્યારે છેલ્લા 1.5-2 મહિના હોય, કોઈ JEE નીટની પ્રિપરેશન કરતું હોય तो उनके लिए अगर ये नोट्स है तो डायरेक्टली फिर फाइनल फॉर्मूला उस टाइम पे मगअप कर सकते हो आप. એ ટાઈમે ઘણું બધું યાદ રાખવાનું હશે, તો નોટ્સ બનાવેલી હોય એવી રીતના તો કામ લાગશે તમને. બરાબર છે? હું બહુ આગળની વાત કરું છું, મને ખબર છે, બટ એ ટાઈમે તમને રિયલાઇઝ થશે કે આ બધું એ ટાઈમે કર્યું તો કામ લાગે છે. इज इट ओके? और ये सब क्या सिस्टमेटिकली कोई बुक में दिया नहीं है, सब बुक में से आधा 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 मिक्स करके हम अच्छे से एक प्रिपेयर कर रहे हैं. ये केस आपके टेक्स्ट बुक में भी, एनसीईआरटी में, आप आपके एक्सरसाइज में भी अप्लाई करना एक बार. ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, घर पे जाके देखना, मुझे याद नहीं है 15 या 16 वाला कोई क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये, मास कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग्स का. तो आप एक बार घर पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के ट्राई करना उसको. इज इट क्लियर? શું કહે છે? ના, હવે આ જે ફોર્મ્યુલા છે મેં 2 માસ માટે જ લખી છે. 3 માસ હોય પછી તમારે આ કેલ્ક્યુલેશન ફરી કરવું જ પડે. ધીસ ઇઝ ફોર 2 માસ સિસ્ટમ. બરાબર? અને જનરલી એક્ઝામમાં 2 માસ જ આવે છે એઝ ફાર એઝ નીટ ઇઝ કન્સિડર. બરાબર છે? 2 માસ સિસ્ટમ વધારે આવે. डायरेक्ट याद रखीने अप्लाई करो तो भी चाहे. यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कोई डाउट है आपको? नो सर. प्लीज राइट डाउन, પછી આગળ જઈએ. કરે જો બોર્ડ માં છે ને એકવાર પૂછી લેવાનું જીગર સર ને નકુલ સર, બસ અલાઉ કરતા તો કરી. हाँ હું એ જ કહું છું, બોર્ડ માટે છે ને જે તમારી 11th ની એન્યુઅલ એનું પેપર જીગર સર ને નકુલ સર ચેક કરે છે, તેમને એકવાર પૂછી લેવાનું, તમે કરીએ તો વાંધો નહીં ને. તમે એમસીક્યુ એના માટે જ છે, આપણે પ્રેક્ટિસ એની જ કરી રહ્યા છે. એમસીક્યુ માં યુ કેનોટ ગીવ 5-7 મિનિટ્સ ફોર ધેટ સર. ડાયરેક્ટ તમને ખબર હોય તો ઓનલી વિધિન હાફ અ સેકન્ડ સોલ્વ થઈ જાય તમારો. ખાલી અડધો મિનિટ લાગે, 30 સેકન્ડ્સમાં સમ સોલ્વ થઈ જાય. અને બાકી આખી મેથડ કરવા જશો તો 5-7 મિનિટ જતા. તો ટાઈમ રિડક્શન માટે કરી રહ્યા છે જે કરે. ક્યાં છે એની સ્લીપ? છે
આમ બી મને તો હમણાં કોઈને ખબર જ નથી. આ ફેન સ્ટાર્ટ કરી દે અને આની સ્પીડ ઓછી કર. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आपका? Yes, sir. ओके. Now see, write down motion of a body write down motion of a body on a frictionless inclined plane. Motion of a body on a frictionless inclined plane. Now see, जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको एग्जाम में बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा जाता है. ठीक है, आपको जनरली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बॉडी का एक्सेलरेशन पूछा जाता है. सो नाउ ऐसा अज्यूम कर लो कि बॉडी इज मूविंग डाउन, सो मोशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा अज्यूम किया हुआ है हमने. अब आप लोग पहले तो मुझे ये बताओ कि उसके ऊपर सबसे पहला फोर्स तो कौन सा लगेगा? फ्रिक्शन लेस है. सबसे पहला फोर्स तो लगेगा mg, मगज बराबर છે ને ભાઈ? Now see, सबसे पहला फोर्स तो क्या लगेगा? mg, that is in downward direction. और जो दूसरा फोर्स लगेगा वो कौन लगाएगा? सरफेस जिसके ऊपर ये मास रखा है. लेकिन अब ये मास तो ये वाले इंक्लाइन सरफेस पे रखा है, तो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कौन लगाता है? सरफेस लगाता है.
तो सरफेस यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो नॉर्मल उससे 90 डिग्री पे लगेगा, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल यहाँ पे लगने वाला है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? सरफेस थी 90 डिग्री पर नॉर्मल लागे। और एक चीज, जनरली ऐसे टाइप के सम्स में हम लोग mg नहीं लेते, mg के कंपोनेंट्स लेते हैं। अब वो आपने गोख लिया है, ठीक है। एक बात समझना, ये mg के दो कंपोनेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। अब ये थीटा है तो ये वाला थीटा होगा, कैसे होगा? कहाँ वर्टिकली ऑपोजिट है, z बनता है ऐसा? कहाँ z बनता है बताओ? z बनाओ, तो आप लोग बना के बताओ, z बनाओ corresponding કેવી રીતે સેમ ટ્રાન્સવર્સલ આ એટલે હું એ જ કહું છું કે આ બધું છે ને તમારા અઝમ્પશન છે, કોઈ એમ ખાલી બોલવા માટે વર્ટિકલી ઓપોઝિટ. જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ આપ. હા બોલ બોલ. ઇન્ટરનલી ઓલ્ટરનેટ જો જો આમાં કેવું હોય કે બધા એવું અઝ્યુમ કરી લીધું હોય ये थीटा है तो ये थीटा है, और इसके फिर दो कंपोनेंट, जहां थीटा वहां कॉस और बाकी बचा साइन. तो देखो पहले वो थीटा वहां पे पहुंचा कैसे, वो भी इंपॉर्टेंट है. वो थीटा वहां पे, यहां से थीटा यहाँ पे कैसे पहुंचा पहले वो समझो, फिर ये कंपोनेंट बनाओ. एग्जाम में अगर उल्टा इंक्लाइन दिया ना तो फंस जाओगे. ये साइन बन जाएगा, वो कॉस बन जाएगा. तो गोखी ने नहीं चालवानू, समझी लो पहला वस्तु. देखो ये थीटा है, अब देखना कैसे वहां थीटा है वो समझा रहा हूं मैं. ये mg को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये कितना है, ये कितना होगा, ये पूरा कितना है, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस थीटा है. तो लेटर से ये जो चाहिए मुझे x है, बराबर है. तो x प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 90. ये जो पूरा एंगल है वो 90 है ना, तो x प्लस 90 माइनस थीटा इज 90. तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, ऐसे वो थीटा है ना, ऑल्टरनेट है ना वर्टिकली है ना इंटरनली ऑल्टरनेट है, वो कहीं ऐसे वहां थीटा पूरा समझ में आ रहा है. એટલે આડેધડ नहीं બોલવાનું, આમાં તો ટ્રાયંગલ નો રૂલ લાગે છે. ये पहली चीज समझाना था. रुको अभी, તમારા ટેક્સ્ટબુક માં તો ડાયરેક્ટ જ છે બધું. तो अभी ये थीटा है, बराबर है. अब मैंने इतना आपको बताया था चैप्टर 4 में कि जहां थीटा होता है वहां पे कॉस कंपोनेंट आता है, बराबर है. तो थीटा ये वाले लाइन के साथ है, तो वहां पे mg कॉस थीटा आएगा, और ये वाला क्या आएगा, दिस विल बी mg साइन थीटा. ठीक है. तो जब भी कंपोनेंट्स लेते हैं ना, तो स्पेशली बायो स्टूडेंट ध्यान रखो, जब भी कंपोनेंट्स लेते हैं तो mg को भूल जाने का. अब जो भी डील करने का वो mg कॉस और mg साइन के साथ ही करने का. कितने बार आप लोग क्या गलती करते हो, mg भी पिक्चर में ले लेते हो. mg के दो पार्ट्स आ गए, mg कॉस mg साइन. अब mg को भूल ही जाओ कि mg वहां पे है, उसका कॉस और साइन आ गया वहां पे. समझ में आ रही है इतनी चीज? अब ये बॉडी नीचे जा रहा है, तो सूडो फोर्स कहां पे लगेगा, सूडो फोर्स ऊपर लगेगा. तो दिस विल बी ma, ये ऊपर लगेगा आपका. कोई डाउट है? अब यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम के रूल्स लगाते हैं, समेशन fx इक्वल टू 0. तो देखो हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखूंगा तो लेफ्ट वाला इक्वल टू राइट वाला. तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, और राइट में कौन सा लग रहा है, ma. तो a विल बी इक्वल टू g साइन थीटा. तो ये आपको एक्सेलरेशन दे देगा ये वाली सिस्टम का जो फ्रिक्शन लेस है. डायरेक्टली g sin थीटा यू कैन अप्लाई. g ની વેલ્યુ ખબર છે, થીટા એક્ઝામ માં આપેલું હશે, so you can get the acceleration of this system. कोई डाउट है?
एंड अगर नॉर्मल की बात करें तो यू नो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो देखो एफ वाई 0 की बात करें तो ऊपर वाला इक्वल टू नीचे वाला। ऊपर कौन है? नॉर्मल। और नीचे कौन है? mg cos थीटा। तो दिस इज द एंटायर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सिस्टम। कोई डाउट है इसके अंदर? जनरली एग्जाम में एक्सेलरेशन आता है, तो फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन होता है जी साइन थीटा। ठीक है, ये कर भी आम करा है नहीं, सेम જ રહેશે, કઈ ફરક નહીં પડે। mg cos આમ આવશે, mg sin આમ। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट है? नो सर। ओके, प्लीज राइट डाउन, फिर आगे जाते। और एक चीज, ये जो थीटा यहाँ पे है वो थीटा को कहा जाता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, REPOSE। बाय चांस अगर कोई बोले कि ये थीटा क्या है तो लिखने का एंगल ऑफ रिपोज, REPOSE, बराबर, एंगल ऑफ रिपोज। પાછું સમજાવવા? થીટા નું નામ કીધું, થીટા ઇઝ એંગલ ઓફ રિપોઝ। રિપોઝ, REPOSE।
नाउ सी, इसके पहले वाला जो केस हमने देखा दैट वाज फ्रिक्शनलेस सरफेस, ठीक है। अभी सेम क्वेश्चन है कि हमको एक्सेलरेशन ही फाइंड करना है, लेकिन द सरफेस इज फुल ऑफ फ्रिक्शन, या रफ सरफेस है, ऐसा भी बोल सकते। द सरफेस इज रफ और फुल ऑफ फ्रिक्शन, यू कैन से। सो ऑन अ फ्रिक्शन इंक्लाइन प्लेन बोलो या रफ सरफेस बोलो, एक ही चीज है। अब फ्रिक्शन जो होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? अगेन द सरफेस। फ्रिक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द सरफेस, ठीक है। और फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा मोशन के ऑपोजिट होता है। समझ में आ रहा है? तो बॉडी कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो ये बॉडी के ऊपर जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। तो दैट विल बी, या यू कैन से कि ऑलरेडी अगर हमने मोशन में गिना है ये बॉडी को तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो अपन काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं, दैट विल बी म्यू के इंटू एन। फिर से आई एम रिपीटिंग, अगर बॉडी स्टेशनरी है और फिर मूव कर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर ऑलरेडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। हमने अज्यूम किया है वो ऑलरेडी मोशन में है, बराबर है। तो बॉडी नीचे जाने वाला था तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। And you know the formula is mu k into n. तो देखो y डायरेक्शन में फोर्सेस में तो कोई चेंज आएगा नहीं, तो n विल रिमेन इक्वल टू mg cos थीटा, लेकिन fx0 थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो अगर fx0 की बात करें तो अगेन लेफ्ट वाले फोर्सेस इक्वल टू राइट वाले फोर्सेस। तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स है? સમજે ને, લિમિટમાં રહેજો, પહેલા જ કહું છું। જેને ના ભણવું હોય પ્રેમથી બહાર જઈને ઊભા રહેજો। ઘણા લોકો છે જેમને ઘણું બધું શીખવું છે, બરાબર, અને તમને શું આવડે છે ને મને ખબર છે, એટલે મારે એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી। मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैंने फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे लिया, 1.5 घंटा मिलता है मुझे पूरे वीक में और मुझे काफी कुछ करवाना है। आप તમને શીખવું હોય તો શીખજો, નહીં તો છેલ્લે પછી ટેક્સ્ટ બુક નું કશું પૂછવાનું નથી બાત। તમે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, જ્યારે બી તમે નીટ કે કોઈ બી એક્ઝામ આપશો બહારની અને આ બધું નહીં શીખો તો 12th માં તકલીફ પડશે। थियरी के भरोसे पास नहीं हो सकते, वो चीज याद रखना। एप्लीकेशन तुमको आना ही चाहिए एज अ साइंस स्टूडेंट। चलो मैंने भाषणबाजी नहीं करवी, पहला जोई लो। इसके लेफ्ट में कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा। और राइट में कौन से फोर्सेस है? ma प्लस म्यू के इंटू एन, ma प्लस म्यू के इंटू एन। कोई डाउट है यहां तक? अब ये जो n है mg cos थीटा, उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो n के बदले। तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी mg sin थीटा इज इक्वल टू ma प्लस म्यू के इंटू mg cos थीटा, म्यू के इंटू mg cos थीटा। तो देखो हर साइड से m निकल जाएगा आपका, m कॉमन एंड कैंसिल। तो a विल बी इक्वल टू, ये म्यू के जी cos थीटा को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, g sin थीटा माइनस म्यू के जी cos थीटा। So this is your acceleration as far as rough body is, rough surface is considered। जब भी रफ सरफेस होता है तो g sin थीटा माइनस
म्यू के जी कॉस थीटा, दिस इज योर फॉर्मूला. बट कब? व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउन. हमने ये केस कंसिडर किया ना अभी तो, कि बॉडी कहां जा रही है, नीचे जा रही है. समझ में आ रहा है? तो जब बॉडी नीचे जाती है तो हमारा एक्सेलरेशन की फॉर्मूला ये है, जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा. देखो वैल्यू कम हो गई. जब स्मूथ सरफेस था तो खाली जी साइन थीटा आता था, इसके पहले वाले केस में खाली जी साइन थीटा आता था. अभी रफ सरफेस है तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन तो कम होगा ना बॉडी का. कितना कम होगा? बाय अमाउंट म्यू के जी कॉस थीटा. इतने अमाउंट से एक्सेलरेशन कम हो गया आपकी बॉडी का. बराबर है? और रफ सरफेस की बात कर रहे हैं. Yes, online students, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, online students, લખી લીધું તમે લોકો? Yes, sir. તો બજાવી આપણે ઉપર જઈએ છીએ ત્યારે બી ફ્રિક્શન લાગે છે તો પછી પ્લસ કેમ થાય છે માઇનસ ના હોય એવું નહીં, પણ ફ્રિક્શનની ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ થઈ જશે ને. જો આમ ઉપર જઈશું તો આ જે MA અને મ્યુકેન છે બધું ઓપોઝિટ થઈ જશે. બરાબર છે? સાઇન એટલે એટલો આપણને એક્સેલરેશન લગાવવું પડે છે એક્સ્ટ્રા. જી સાઇન થીટા તો લાગે જ છે, અને એટલું તારે ફોર્સ વધારે લગાવવું પડશે ઉપર ચડાવવા માટે.
Write down. Body is attached through pulley. Body is attached through pulley. और ये पूरी सिस्टम हमको समझनी है, ठीक है, अच्छे से. कंसिडरिंग द पुलीज आर, यहाँ पे जो ये जितनी भी पूरी सिस्टम है इट इज फ्रिक्शनलेस, ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ. और एक चीज यहाँ पे हमने कंसिडर की है कि M2 इज ग्रेटर देन M1. M2 इज ग्रेटर देन M1. अब सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये पूरी सिस्टम का मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है कि क्लॉकवाइज हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, क्योंकि M2 का मास ज्यादा है, ऑब्वियसली M2 वाला मास ज्यादा है तो वो नीचे जाएगा, M1 वाला ऊपर जाएगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी सिस्टम का जो मोशन है वो क्लॉकवाइज है. M2 नीचे जा रहा है, M1 ऊपर जा रहा है. अब एक एक करके फोर्सेस हम लगा देते हैं. पहले हम M2 की बात करते हैं. M2 के ऊपर उसका वेट लग रहा है नीचे, दैट इज M2G. आपको मालूम है कि जो M2 आप लगाते हो, M2 के ऊपर जो फोर्स लगाते हो, एक तो M2G नीचे लग रहा है. अब दूसरा स्प्रिंग है तो टेंशन लगेगा, टेंशन को मास से बाहर निकालने का. तो M2 से बाहर टेंशन निकलेगा तो T ऊपर जाएगा. यहां तक कोई डाउट है? अब जो थर्ड फोर्स यहाँ पे लगने वाला है दैट इज सूडो फोर्स. यहाँ पे कोई सरफेस तो है नहीं, यानी नॉर्मल की कोई बात नहीं होगी, फ्रिक्शन की कोई बात नहीं होगी. थर्ड इज सूडो फोर्स. M2 नीचे जा रहा है तो सूडो फोर्स ऊपर लगेगा, तो दिस इज M2 इंटू. सिमिलरली अगर M1 की बात करें तो M1 के ऊपर उसका वेट लग रहा है नीचे, दैट इज M1G. टेंशन M1 से दूर निकलेगा, यानी ये ऊपर जाएगा. और मुझे सूडो फोर्स बताओ कहां लगेगा M1 के ऊपर, क्योंकि M1 ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो M1 इंटू ए. M1 इंटू ए. कोई डाउट है यहां तक? अब M1 और M2 के ऊपर अपन इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगाते हैं. तो फॉर M1 यू नो समेशन Fy इज 0. ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाले फोर्स. तो ऊपर कौन से फोर्स है? T इज इक्वल टू नीचे कौन से M1G प्लस M1 है. ठीक है, ये थोड़ा आसान तरीका है फटाफट अप्लाई करने का. ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, तो वो समेशन Fy हो जाएगा आपका. लेफ्ट वाले फोर्सेस इक्वल टू राइट वाले फोर्सेस सारे, वो Fx हो जाएगा. तो क्या वो प्लस माइनस में कोई मिस्टेक होगी नहीं ज्यादा आपकी. सिमिलरली अगर मैं M2 के लिए लिखूं तो फॉर M2 समेशन Fy 0 अगर लिखते हैं तो ऊपर वाले फोर्सेस आर T प्लस M2A और नीचे वाला फोर्स इज
M2G। कोई डाउट है? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगेन ऐसे टाइप के इक्वेशन में आपको दो ही चीज पूछी होती है, एक्सेलरेशन और टेंशन। पुली वाले सम्स में मेजॉरिटी क्वेश्चंस में देखा गया है कि दो ही चीज होती है, एक्सेलरेशन और टेंशन। तो पहले एक्सेलरेशन की फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो टेंशन को यहाँ पहले सब्स्टिट्यूट कर दो। So keeping 1 into, so M1G plus M1A plus M2A is equal to M2G। M1G को राइट में ले जाओ, M1A plus M2A is equal to M2G minus M1G। दोनों में से ये कॉमन निकलेगा, M1 plus M2 लिखो या M2 plus M1 लिखो, दोनों में से G कॉमन निकलेगा, M2 minus M1। तो एक ही एक अच्छी फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए रेडी हो गई है, M2 minus M1 into G अपॉन M2 plus M1। तो अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, और ये तो आई थिंक आपको बोर्ड्स में भी बताया गया था, M2 minus M1 into G अपॉन M2 plus M1। बराबर। अगेन द सेम क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। आई थिंक कौन सा क्वेश्चन नंबर है मेरे को मालूम नहीं है, हाँ बस 8-9 માંથી કોઈ છે, बट वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली यू कैन अप्लाई एक्सेलरेशन की फॉर्मूला। देखो याद कैसे रखते हैं, डिफरेंस इन मासेस अपॉन एडिशन ऑफ मासेस मल्टीप्लाई बाय जी। डिफरेंस इन मासेस अपॉन डिफरेंस इन मासेस अपॉन एडिशन ऑफ मासेस इनटू जी। लेकिन डिफरेंस में ध्यान रखने का, बड़ा मास माइनस छोटा मास लेने का। M2 बड़ा है M1 से, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, ऐसा। तो डिफरेंस इन मासेस अपॉन एडिशन ऑफ मासेस मल्टीप्लाई बाय जी, डायरेक्टली आपको एक्सेलरेशन ये सिस्टम का मिल जाएगा। कोई डाउट है इसके अंदर? अब अगर मैं टेंशन की बात करूं तो आप देख सकते हो कि अगर हम टेंशन की फॉर्मूला यहाँ सब इसमें अप्लाई करें, एक ही फॉर्मूला यहाँ पे, तो T विल बी इक्वल टू M1G प्लस M1 इंटू ये एक ही फॉर्मूला पूरी यहाँ पे हमको डालनी है, बराबर है। तो दिस इज M2 माइनस M1 इंटू G अपॉन M2 प्लस M1। एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखना, अभी ये M2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी M1 M2G बनेगा। ये M1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस M1 स्क्वायर G बनेगा, प्लस M1 M2G बनेगा माइनस M1 स्क्वायर इंटू G बनेगा अपॉन M2 प्लस M1। तो M1 स्क्वायर G निकल जाएगा, M1 M2G प्लस M1 M2G विल बिकम 2 टाइम्स M1 M2G अपॉन M2 प्लस M1। तो टेंशन की फॉर्मूला क्या आएगी, 2 टाइम्स M1 इंटू M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, फिर से बता देता हूँ एक बार, एक्सेलरेशन कैसे याद रखोगे, डिफरेंस इन मासेस अपॉन एडिशन ऑफ मासेस इनटू G, बराबर है। અને ટેન્શન કેવી રીતે યાદ રાખવાનું, 2 टाइम्स जो બે વાર છે ને ટેન્શન, એ રીતે યાદ રાખવાનું, 2 टाइम्स M2 इंटू M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू G, बराबर है। और तीसरी चीज, एकदम टफ पेपर हुआ तो तीसरी चीज यहाँ पे ऐसा पूछेंगे वो लोग, फाइंड द रिएक्शन इन द सस्पेंशन। ये सस्पेंशन दिखता है जहां से पुली को हैंग किया है, उसका रिएक्शन फोर्स R पूछेंगे। तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि जो रिएक्शन होगा, अगर मैं ये पुली के लिए टेंशन बनाऊं, देखो पुली के लिए टेंशन कहाँ जाएगा, ये नीचे जाएगा। ये वाली पुली के लिए, यहाँ पे ये पुली के लिए ये वाली स्ट्रिंग में टेंशन नीचे जाएगा। तो ये जो R है वो 2 टाइम्स टेंशन को बैलेंस कर रहा है। So R will be equal to 2 टाइम्स टेंशन।
तो बाय चांस एग्जाम में एकदम एक्सट्रीम केस पूछा है, रिएक्शन ऑन द सस्पेंशन ऑफ द पुली, ये जो आर है दैट इज रिएक्शन ऑन suspension of pulley, it will be 2 times tension, 2 times tension એટલે આ ફોર્મ્યુલા માં ખાલી 2 મલ્ટીપ્લાય કરી દેવાનું, બરાબર. so that will be 4 times m1 m2 upon m1 plus m2 into g. कोई डाउट है? आंती વધારે કશું જ નહીં છે કે આનંદ समझ में आ रहा है? तो अगर ऐसे टाइप के सम्स है तो जनरली एक्सेलरेशन पूछ सकते हैं, टेंशन पूछ सकते हैं, और एक्सट्रीम केस में रिएक्शन ऑन द सस्पेंशन पूछ सकते हैं. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? yes sir, clear. किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? लिख दो. No sir. द पुली एक જ કેસ છે, ટોટલ 3 કેસ છે, 3 ટાઈપના કેસ છે. These all are basic case एकदम. फिजिक्स में क्या सोचते हो? ग्रेविटेशन पता है? स्ट्रेस स्ट्रेन 9th चैप्टर. देखो 11th में ना पहले 7 चैप्टर है ना, वो थोड़े अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे चैप्टर 8 शुरू होता है, चैप्टर 8 से लेके चैप्टर 13 तक इट इज फॉर्म्यूला बेस्ड. એટલે એમાં ટેક્સ્ટ બુક ના બહારનો કન્ટેન્ટ બહુ ઓછો છે. समझ पड़े શું કહું છું? 1 to 7 चैप्टर्स में बाहर का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है. चैप्टर 8 से 13 तक टेक्सचुअल कंटेंट ही मोर देन इनफ है. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोलो या बोर्ड्स बोलो, टेक्स्ट बुक નું મેક્સિમમ કન્ટેન્ટ જ કમ્પિટિટિવ માં આવે.
अगेन 14-15 चैप्टर में बाहर का कंटेंट आ सकता है। तो 8 to 13 में कोई टेंशन लेने की जरूर नहीं, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, एकदम सिंपल चैप्टर्स है, स्कोरिंग चैप्टर्स के भाई नहीं भाई। बट 1 to 7 और 14-15 उसके लिए थोड़ा एक्सटर्नल कंटेंट करना पड़ता है। ऑसिलेशन है वेव्स, नहीं होता। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया आपका? यस, यस सर हो गया। कौन? नाउ सी नेक्स्ट इज केस 2। ठीक है, आज के लिए ये आखिरी केस है। केस 3 जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा, लेकिन केस 2 आप समझ लो। अभी फर्स्ट केस में क्या था कि दोनों मास एयर में थे, दैट वाज केस 1, जिसमें एक पुली था और दोनों मास एयर में थे। अभी कैसा होगा, एक मास फ्लोर पे होगा और एक मास एयर पे होगा, एयर में होगा। तो बेसिकली आपका जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा होगा। नासी, अभी आप देख सकते हो कि ये जो पुली है उसमें दो मास अटैच्ड है। M1 जो है वो सरफेस पे है, M2 जो है वो एयर में, बराबर है। अगेन M2 इज ग्रेटर देन M1। खाली मुझे इतना बता दो, अगेन सिस्टम कहाँ पे मूव कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। Now let us draw free body diagram for these masses. सबसे पहले तो M1 के लिए करते हैं। M1 में सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा, वेट दैट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, M1 जी। दूसरा फोर्स लगेगा, नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि सरफेस आएगा तो नॉर्मल लगने वाला है, तो नॉर्मल विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो सिस्टम राइट में जा रही है तो सूडो फोर्स कहां पे लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। तो दिस इज M1 है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है ऐसा मान लो। अब ये मास के ऊपर टेंशन कहां पे लगेगा, बॉडी से दूर निकलने का, लेकिन स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, तो राइट में लगेगा। तो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M1। कोई डाउट चाहे अंदर? अभी M2 की बारी। M2 के ऊपर नीचे वेट उसका लगेगा M2G। टेंशन जो होगा वो बॉडी से दूर निकालो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, एंड यू नो जो M2 है वो नीचे जा रहा है, तो जो सूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा। तो दिस इज M2A।
कोई डाउट है इसके अंदर? अगेन द सेम क्वेश्चन, आपको दो चीज में इंटरेस्ट है, टेंशन और एक्सेलरेशन। पहले अपन m1 मास के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। अब आपको मालूम है, आपको इंटरेस्ट एक्सेलरेशन और टेंशन में है, तो वर्टिकल फोर्स का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है m1 के अंदर, क्योंकि अंदर a और t आता ही नहीं। a और t तो हॉरिजॉन्टल में आता है। तो समेशन fx इक्वल टू 0 अप्लाई करते हैं, तो लेफ्ट वाला फोर्स इक्वल टू राइट वाला फोर्स, m1 इक्वल टू M1 is equal to T. यस, वेरी गुड। कोई डाउट है इसके अंदर? अभी m2 की बात करते हैं। तो फॉर m2 समेशन fx इक्वल टू 0, अरे सॉरी, m2 में तो वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, तो समेशन fy इक्वल टू 0। ऊपर वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस, ऊपर कौन से t प्लस m2a दैट इज इक्वल टू m2g। कोई डाउट है? अभी हम लोग एक्सेलरेशन की पहले फॉर्मूला बना देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग t फ्रॉम 1। तो m1a प्लस m2a दैट इज इक्वल टू m2g। a कॉमन निकालो, तो m1 प्लस m2 बनेगा, उसको नीचे ले लो, इसके नीचे m2g अपॉन m2 प्लस m1। ठीक है, ये फॉर्मूला प्रीवियस वाली के जैसी जो है, खाली अंदर से m1 निकाल दो। प्रीवियस वाली फॉर्मूला देखो, उसमें से m1 चला गया क्योंकि m1 फ्लोर पे आ गया ना। तो ऐसा करके याद रखो कि m1 इज आउट ऑफ एयर, वो फ्लोर पे आ गया, तो m1 को निकाल दो वो फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगी एक्सेलरेशन। कोई डाउट है? अभी टेंशन की बारी। तो यू नो a मिल गया, और t का इक्वेशन 1 में क्या है आपका, t इज इक्वल टू m1 इंटू a। So t will be equal to m1 into a की वैल्यू डाल दो, m2g अपॉन m2 प्लस m1। अगेन द फॉर्मूला इज सिमिलर, वहां पे 2 था, वो 2 को निकाल दो, क्योंकि देखो यहाँ पे वर्टिकली तो एक ही टेंशन पिक्चर में है, जो एयर में रहता है वो फॉर्मूला में रहता है, जो एयर में रहता है वो फॉर्मूला में रहता है। ध्यान से ऐसा करके याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर से बता रहा हूँ, प्रीवियस केस में क्या था, डिफरेंस इन मासेस अपॉन एडिशन ऑफ मासेस इनटू जी। उसमें से m1 को निकाल दोगे ना, क्योंकि m1 फ्लोर पे है, m1 को निकाल दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगी। और टेंशन की फॉर्मूला उसमें क्या थी, 2 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी बराबर 2 टाइम्स। क्यों था, क्योंकि दो टेंशन एयर में थे, यहाँ पे एक ही टेंशन एयर में है, तो एक टेंशन को कम कर दो, तो वो 2 को निकाल दो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगी m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है? तो अगर डायरेक्ट अप्लाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं, आपका टाइम काफी बच जाएगा, 5 to 6 मिनट्स बच जाएंगे बराबर। नियरली हाफ अ सेकंड में आपको सम થઈ જાય તમારો, 30 સેકન્ડ્સ માં સમ થઈ જાય। બાય ચાન્સ એક્ઝામ માં પૂછ્યું હોય અને તમને m1 m2 ની વેલ્યુ આપી હોય, બધી વેલ્યુઝ આપી હોય, m1 m2 ની વેલ્યુ જોઈએ આમાં, તો બે વેલ્યુ આપી હોય, તો યુ કેન ફાઇન્ડ એક્सेलरेशन એન્ડ ટેન્શન ઇન જસ્ટ હાફ અ સેકન્ડ। 30 સેકન્ડ્સ માં તમારો આન્સર આવી જાય। આમાં રિએક્શન આ ફાઇન્ડ ના, yes, online students, is it clear? Yes, sir, clear. Clear. Please write down. हाँ बोलो। हाँ चल।
हाँ થોડીક વાર પૈસા બધું બેવનું વોશરૂમ અહીંયા જ છે એવું છે ગર્લ્સ બોય અહીંયા ગર્લ્સ નીચે બોયઝ હા તો વાંધો નહીં यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर आपका हो गया हो आप लोग लीव कर सकते हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका हो गया हो तो आप लोग लीव कर सकते हो थैंक यू सर बाय सर बाय